नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश बियानी, फ्रीलांस कॉर्पोरेट राइटर। मोदी सरकार के 10 साल 2014 से 2024 को कोरोना ने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले दौर के वित्त मंत्री अरुण जेटली अनुभवी राजनेता, रणनीतिकार और जाने माने कॉर्पोरेट लॉयर थे। उन्होंने बैंक के कर्ज की वसूली के लिए सख्त कानून बनाया, नोटबंदी की जोखिम उठाई, जीएसटी जैसा जटिल टैक्स रिफॉर्म लागू किया। इकोनॉमी ग्रो हुई पर जॉब लेस। उनके निधन के बाद वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को मिला। मुद्रा योजना, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स के जरिए उन्होंने स्वरोजगार को प्रमोट करने के प्रयास किए। उनके इन प्रयासों के सुफल मिलने लगे थे कि सारी दुनिया कोरोना से संक्रमित हो गई। दुनिया के 180 देशों में महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन हुआ। जिस देश ने जितना सख्त और लंबा लॉकडाउन किया, वहां उतनी ज्यादा जानें बची पर उतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई। हर देश ने मैन्युफैक्चरिंग जारी रखने और मांग बनाए रखने के लिए आर्थिक पैकेज घोषित किए। निर्मला सीतारमण ने भी 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट में पहुंचाने के जतन किए। इनमें से सूक्ष्म, छोटे और लघु उद्योगों, छोटे किसानों और स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए मिलना थे। बैंकों ने बड़े उद्योगों को तो उनका हिस्सा दे दिया, पर छोटे उद्यमी और स्ट्रीट वेंडर्स आज तक बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में गरीबी का स्तर बढ़ा था। 2020 में कोरोना ने अमीरी और गरीबी की खाई और गहरी कर दी है। हमारे देश के लिए कोरोना अभिशाप के साथ वरदान भी बना है। चीन से रुष्ट दुनिया ने मान लिया है कि एशिया में चीन का विकल्प भारत है। इसी उम्मीद के साथ निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022 का बजट पेश करने जा रही है। सितंबर के बाद इकोनॉमी ने करवट भी ले ली है। मार्च से सितंबर तक जीएसटी कलेक्शन हर माह 1 लाख करोड़ रुपए से कम हुआ था। अक्टूबर से दिसंबर के 3 महीनों में यह 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ है। विदेशी निवेशकों का भारतीय कंपनियों पर भरोसा बढ़ने से शेयर मार्केट में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी संभलने लगी है, पर यह फिर जॉबलेस ग्रोथ है। कर वसूली बढ़ने या शेयर मार्केट दौड़ने से देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए तो देश को चीन की तरह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। इससे ही आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न भी साकार होगा। यही निर्मला सीतारमण की आज सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए इस बजट में उन्हें देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिंगल विंडो अनुमति सिस्टम विकसित करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भारी खर्च करना है। कोरोना के बाद हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमा पर पड़ोसी दुश्मन देशों का मुकाबला करने के लिए डिफेंस पर खर्च बढ़ाना वित्त मंत्री की विवशता है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं 140 करोड़ भारतीयों को कोरोना वैक्सीन फ्री मिले। इसके लिए वित्त मंत्री को 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बंदोबस्त करना है। संभावना है कि इस खर्च के लिए वे उपकर या अधिभार लगाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कर में भारी राहत पहले ही मिल चुकी है, इसलिए उन्हें इस बजट से में कुछ नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय परिवारों
का कोरोना आर्थिक पैकेज में भी कुछ नहीं मिला था। वे आयकर में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट चाहिए। किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। इसमें कितने असली हैं और कितने नकली किसान, प्रधानमंत्री मोदी इस पर ध्यान न देते हुए छोटे किसानों पर फोकस कर रहे हैं, जो इस बात से खुश है कि सरकारी राहत अब बिना कटौती सीधे उनके बैंक खातों में जमा होने लगी है। कोरोना ने रेल के चक्के भी जाम किए। इंडियन रेलवे के लिए यात्रा किराया और माल ढुलाई की कमाई खोई, पर वित्त मंत्री चाहती है कि रेलवे निजीकरण से पूंजी बढ़ाए, उनसे सीमित मदद की ही उम्मीद करे। विनिवेश के लक्ष्य इस साल भी पूरे नहीं हुए हैं। एयर इंडिया या बीपीसीएल की इक्विटी सरकार नहीं बेच पाई है। शेयर मार्केट में तेजी के दौर में वित्त मंत्री इनके साथ अन्य सरकारी कंपनियों की इक्विटी और अनयूज्ड लैंड्स बेचकर पूंजी जुटाना चाहेगी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में उधारी का लक्ष्य 50% बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। वित्तीय घाटा पिछले साल से 2 गुना 6% रहने का अनुमान है। कोरोना वैक्सीन आने और कोरोना संक्रमण घटने से इकोनॉमी संभलने की उम्मीद है, पर देश को रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली ग्रोथ चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनने के बाद संपदा का समान वितरण किताबी बातें हैं, पर संपन्न भी खुशी और सुरक्षित तब ही रह सकते हैं जब उनके आसपास भुखमरी न हो। धन्यवाद दोस्तों।